In that case, longitudinal bars provided in a column shall be 4 in rectangular columns and 6 in circular columns. ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे कि रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार कितने होंगे, तो 4, 6 जो है वो इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम होंगे। नेक्स्ट उसने लिखा द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। कभी भी लॉन्गिट्यूडनल बार किसी भी कॉलम में उनका जो डायमीटर है, स्टील का जो डायमीटर है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रेनफोर्समेंट शैल हैव एट लीस्ट 6 बार्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ऊपर भी उसने सर्कुलर में 6 बार बताया था, यहाँ भी 6 बार बोल रहा है वो। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। 300 mm से ज़्यादा की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए एक मेन बार से दूसरे मेन बार में, एक वर्टिकल स्टील से दूसरे वर्टिकल स्टील के बीच में। ये पेडेस्टल का केस है, पेडेस्टल का केस हम फुटिंग डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैं हेलिकल रेनफोर्समेंट तो जो है वो स्पाइरल स्प्रिंग की तरह होती है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट इसमें ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट 25.3.2, ये रही ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। reinforced concrete compression member shall have reinforcement as transverse or helical reinforcement so disposed that every longitudinal bar nearest to the compression face has effective lateral support against buckling subject to provisions in B। ये जो नीचे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अभी मैं बताता हूँ आपको बकलिंग क्या होता है। Effective lateral support is given by transverse reinforcement either in the form of circular rings or capable of taking circumferential tension by polygonal rings। ये बेटा हम या तो इंडिविजुअल सिरप काट सर काट के आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही से। इंडिविजुअल जो रिंग हैं वो हम लगाते हैं, या फिर स्पाइरल या स्प्रिंग टाइप रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। इस केस में आपके पास एक नया वर्ड आया दैट इज बकलिंग, बकलिंग ऑफ द कॉलम। मैं आपको बताता हूँ। ये है वर्टिकल कॉलम, ये सपोर्ट है, ग्राउंड सपोर्ट है या फिर फाउंडेशन में है, और ये अपवर्ड गया हुआ है। इसके ऊपर जब हम लोड लगाते हैं कॉलम के ऊपर, वट एवर मे बी द काइंड ऑफ द लोड, अल्टीमेटली क्या होता है कि इसमें जो रेनफोर्समेंट है, चाहे वो हेलिकल रेनफोर्समेंट है, चाहे वो स्टीरप्स रेनफोर्समेंट है, शियर रेनफोर्समेंट है, तो हमेशा ऊपर यहाँ पर डेंस रेनफोर्समेंट होगी, यहाँ पर रिंग्स आपस में नजदीक होंगे, यहाँ भी, तो यहाँ थोड़ा सा उनका फैसला बढ़ जाता है। अब क्या होता है जब हम इस कॉलम पे लोड डालते हैं तो ये कंप्रेशन में जाता है, और कंप्रेशन में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे डिफॉर्मेशन इसमें होती हैं जो हमें तो दिखाई नहीं देती, आंखों से नहीं दिखेंगी, वो जब आप इसके टेस्टिंग करने लगेंगे, लेबोरेटरी टेस्टिंग में इसको लेकर के जाएंगे तब पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके की डिफॉर्मेशन इसमें होगी, या फिर वो डिफॉर्मेशन ऐसी होगी, किसी भी तरीके से हो सकती है, या फिर वो डिफॉर्मेशन ऐसी होगी। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, दिस टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन इन द कॉलम इज टू बी नोन एज बकलिंग ऑफ दैट कॉलम, यानी वो जो है डिस्टॉर्शन कर जाता है उसमें। क्लियर हुआ बकलिंग का मीनिंग सभी को? हेलो, बकलिंग ऑफ कॉलम्स। हाँ जी। यस सर। अब वापस आपको 4 5 6 दिख रहा है जहां से हमने वीडियो ये स्क्रीन ऑफ की थी? स्क्रीन शेयर है? यस सर। चलो, हेलिकल रेनफोर्समेंट बेटा आपने देखना है कि स्प्रिंग रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं। फिर टाइज का डायमीटर और टाइज की पिच या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टाइज। टाइज क्या है? ये स्टील रेनफोर्समेंट है, स्टील स्टीरअप्स है। ये चीजें आपने
याद रखनी है कि कहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन दी है, इन तीनों कंडीशंस को जो है आपने ध्यान में रखना है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, या फिर 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट ऑफ द बार, या फिर 300 mm। इनमें से शैल नॉट बी मोर देन, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 300 mm से ज़्यादा, या इसका आंसर 300 mm आया या उससे ज़्यादा आया तो नहीं होना चाहिए, तो 300 रखेंगे। फर्स्ट का आंसर 300 या 300 से ज़्यादा आ रहा है तो फर्स्ट तब भी 300 ही रखेंगे, और अगर इसका आंसर 250 mm आ रहा है तो 250 रखेंगे, इसका 100 mm आ रहा है तो 100 mm। ये आपने ध्यान रखना है। शैल नॉट बी लेस देन, ये इसको पढ़ना बहुत 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 टेढ़ा काम है। IS 456 को समझना, इसको बार बार पढ़ते रहो, समझते रहो। नहीं समझ में आया तो हमें बताओ आप लोग। It was all about the transverse reinforcement and the longitudinal reinforcement which have been provided in the case of columns। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का फंक्शन क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है, और रेनफोर्समेंट जो है लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का क्या काम है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉलम्स। तो आपने, मैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के फंक्शन आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज longitudinal reinforcement helps the concrete in taking up the compression jointly, which in turn reduce the size of the column। इससे कॉलम का साइज जो है वो रिड्यूस होता है, और कंप्रेशन लोड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट एज वेल एज कंक्रीट, इनसे एक कंपोजिट मेंबर बनता है, और ये कंपोजिट मेंबर जो है ये कंप्रेसिव लोड को बियर करता है। सेकंड है डक्टिलिटी, इट प्रोवाइड्स द डक्टिलिटी टू द कॉलम, और ब्रिटल फेयर जो फेलियर है कॉलम का वो रुक जाता है। डक्टिलिटी किसी चीज में आ जाती है तो ब्रिटलनेस खत्म होती है, ये आपने ध्यान रखना है। श्रिंकेज एंड क्रीप, इन दोनों का जो इफेक्ट है लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट उसको मिनिमाइज करता है। श्रिंकेज एंड क्रीप ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनका मीनिंग क्या है, कैसे ये होते हैं। बट इन केस ऑफ कॉलम अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो रिडक्शन जो है श्रिंकेज की और क्रीप की हो जाती है। स्ट्रेंथ टू द कॉलम, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जो कॉलम की बियरिंग स्ट्रेंथ है, वो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट से आती है। अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो है इट होल्ड्स द मेन रेनफोर्समेंट, यानी लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट्स को ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अपनी जगह पे बनाए रखती है, उसको अपनी जगह से हिलने नहीं देती है। तो दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज द होल्डिंग रेनफोर्समेंट आल्सो। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को बकलिंग ऑफ द कॉलम उसको रिड्यूस करती है, बकलिंग ऑफ द कॉलम को कम करती है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बुक का पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जरा, जहां मैं अभी पेंसिल या पेन लगा रहा हूँ, ये फिगर फर्स्ट दिखाई दे रही है जहां पर मैंने पेन लगाया है। हाँ जी, Yes, sir. तो इसमें Yes, sir. डिफॉर्मेशन हो रही है, देखो डॉटेड लाइन दिख रही है। डॉटेड लाइन मींस डिफॉर्मेशन। अभी जो मैंने आपको एक पेज के ऊपर बना के बताया था कि दिस में बी द बकलिंग ऑफ द कॉलम, दिस में बी द स्प्लिटिंग ऑफ द कॉलम। कॉलम दो भाग में बंट गया, जैसे ही लोड आया फेल हो गया कॉलम, दो दो हिस्से अलग अलग हो गए। तो इन सब को रोकता है, कौन रोकता है? इन सब को ये स्टीरअप रोकती हैं, इसको बोलते हैं स्टीरअप। ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको स्टीरअप बोलते हैं, और इसी को ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोला गया है। इसी को हेलिकल रेनफोर्समेंट बोला गया है। अगर ये स्पाइरल स्प्रिंग की तरह है तो हेलिकल रेनफोर्समेंट है। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें जो डार्क पोर्शन दिखाया गया है दैट इज द कवर, कवर टू द रेनफोर्समेंट। ये बाहर का कवर है कंक्रीट का। तो इस तरीके से ये आपने ध्यान रखना है। डायगोनल टेंशन उसको खत्म कर देता है, डायगोनल टेंशन भी नहीं होने देता है, इसको रोक देता है। यानी ये सारी चीजें रुक रही हैं। अब यहाँ ये इस केस में भी दिखाया हुआ है, हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में ये हेलिकल है, दिस इज हेलिकल रेनफोर्समेंट, ये सर्कुलर कॉलम के लिए दिखाई हुई है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हाउ वी हैव टू प्रोवाइड द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट एंड व्हेन वी हैव टू
provide the transverse reinforcement, under which conditions the transverse reinforcement जो है वो कितनी प्रोवाइड करनी है, कितना स्पेसिंग उसकी होगी, वो सब आपको आईएस कोड बताता है। आईएस कोड में एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। क्लियर है सभी को? तो इट वाज ऑल अबाउट